क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर हमारा चल रहा था व्यावसायिक सेवा या बिजनेस सर्विसेज। इसके पार्ट नंबर 7 पर हम आएंगे और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अब जीवन बीमा के सामान्य सिद्धांत या जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस या बीमा के सिद्धांत कौन से होते हैं ये हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो हम केवल यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि जो दो सिद्धांत यहाँ पर लागू होते हैं वो होता है पहला पूर्ण सद्विश्वास का सिद्धांत या अटमोस्ट गुड फेथ, और दूसरा सिद्धांत लागू होता है बीमा योग्य हित या इंश्योरेबल इंटरेस्ट। लास्ट वीडियो में आप इसके बारे में डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, अब हम डिस्कस कर रहे थे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। तो जीवन बीमा के भेद या टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। देखें, जब हम जीवन का बीमा करवाते हैं तो वो कंपनियों ने अलग अलग स्कीम रखी होती हैं कि आप इस तरीके से भी करवा सकते हो, इस तरीके से भी करवाते हो। तो अलग अलग तरीके होते हैं इंश्योरेंस करवाने के, लाइफ इंश्योरेंस के। तो वो जो तरीके होते हैं उनको हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कह सकते हैं। तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हम बीमा करवा सकते हैं? तो पहला पॉइंट हमारे को दिया गया जो है आजीवन बीमा, जिसको हम बोलते हैं होल लाइफ आजीवन बीमा पॉलिसी या होल लाइफ पॉलिसी। कि ये जो है बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर ही बीमा राशि यहाँ पर देय होती है। जब व्यक्ति के होल लाइफ का मतलब है पूरे जीवन के लिए हमने उसका बीमा किया, मैं जब तक वो जीवित है तब तक ही चलता रहेगा। तो बीमित की जब मृत्यु हो जाती है, उस व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तभी उसकी राशि जो है उसको दी जाती है। बीमा व्यक्ति की बीमा की जो राशि होती है, इंश्योरेंस को जो अमाउंट है वो तभी इंश्योरेंस कंपनी देगी जब उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि हमने इसका नाम क्या बोला, होल लाइफ, पूरे जीवन के लिए ही। इस पर प्रीमियम जो है वो कम देना पड़ता है क्योंकि वो सारा जीवन ही देता रहेगा। बाकी इंश्योरेंस में से 10, 15, 20 साल के लिए भी हो सकता है, पर ये तो सारी उम्र के लिए, इसलिए बहुत लंबे समय तक वो हमें प्रीमियम देगा, इसलिए कम प्रीमियम उससे लेते हैं। इसमें केवल विनियोग तत्व होता है, हमने इसके बारे में पहले पढ़ लिया। विनियोग तत्व मतलब है कि हम केवल पैसा जोड़ रहे हैं, और जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारे जो परिवार के सदस्य होते हैं जोड़ा हुआ पैसा उनको मिल जाता है। सुरक्षा तत्व नहीं होता, क्योंकि सुरक्षा की बात तो यहाँ पर हो नहीं सकती है। जो हानि हुई है उसे तो पूरा किया नहीं जा सकता है। सेकंड पॉइंट है जो हमारी अलग प्रकार का जो बीमा होता है उसको हम बोलते हैं बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी या फिर एंडोमेंट पॉलिसी। अब इस पॉलिसी में, इस विधि में क्या होता है कि बीमा की राशि जो है बीमित व्यक्ति को एक अवधि समाप्त होने पर दी जाती है या फिर बीमित की मृत्यु हो जाने पर उत्तराधिकारी को दी जाती है। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर हमने 20 साल के लिए बीमा करवाया तो 20 साल समाप्त होंगे, हमें या तो पैसा तब मिलेगा, या फिर अगर पहले मृत्यु हो जाती है तो हमारे उत्तराधिकारी जो होगा, हमारे बाद हमने जिसका नाम लिखाया होगा उसको ये पैसा मिल जाएगा। तो ये बीमा या तो व्यक्तिगत हो सकता है, एक व्यक्ति का हो सकता है, या 2-3 व्यक्ति इकट्ठे परिवार के सदस्य मिलकर भी ले सकते हैं, तो हम इसको कहेंगे संयुक्त हो सकता है। सी पॉइंट हमारा जो है, या थर्ड पॉइंट हमारा जो है, अगली पॉलिसी हमारी है जिसको हम बोलते हैं मियादी बीमा पॉलिसी या टर्म पॉलिसी। मियादी बीमा या टर्म, टर्म का मतलब होता है समय, जो एक निश्चित अवधि के लिए ली जाती है, एक सर्टन टाइम के लिए ली जाती है। बीमा राशि तभी देय होगी जब बीमित की उस अवधि के अंदर मृत्यु हो जाए। ठीक है, अगर, क्योंकि एक निश्चित समय है, अगर इसके अंदर मृत्यु हो गई तो उसे बीमा का अमाउंट मिल जाएगा। यदि बीमित व्यक्ति जो है जिसका इंश्योरेंस किया है वो उस टाइम तक जीवित रहता है, जैसे हमने 30 साल तक करवाई, तो 30 साल तक अगर वो जीवित रहा तो उससे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक फिक्स टाइम के लिए है, मतलब उसमें दुर्घटना होगी या मरेगा तभी मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। फोर्थ पॉइंट हमारा है संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, जिसे हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी बोलते हैं। नाम से ही है संयुक्त, मतलब जॉइंट। जॉइंट का मतलब है ये पॉलिसी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए इस प्रकार की पॉलिसी एक साथ ही ली जाती है। इसमें अगर किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बीमा की जो रकम होती है बाकी शेष जो व्यक्ति रह गए उनको मिल जाती है। तो सामान्यतः ये जो बीमा पॉलिसी होती है पति पत्नी मिल के लेते हैं, या फिर साझेदार। साझेदारी फर्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं बिजनेस स्टडीज़ में। तो ये साझेदारी फर्म जो होती है जिसमें कि एक से ज़्यादा मालिक होते हैं वो इकट्ठी पॉलिसी इस प्रकार की लेते हैं। अगला हमारा 5वां पॉइंट है वर्ष की पॉलिसी, जिसे कि हम एन्युटी पॉलिसी बोलते हैं। इसमें जो होती है बीमा की राशि पॉलिसी के पूरा हो जाने पर कंपनी एक साथ हमारे को पैसा नहीं देती। ठीक है, जितना हमने बोला, मान लो 10 लाख रुपए की हमने इंश्योरेंस करवाई है, तो ये सारा पैसा कंपनी पॉलिसी का समाप्त हो जाने पर एक साथ नहीं देगी, बल्कि वार्षिक किस्तों में, एनुअली, थोड़ा थोड़ा पैसा हर साल हमारे को देगी, जब तक कि बीमित व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती, या फिर जब तक कि निर्धारित वर्षों तक अमाउंट वो देता नहीं रहता है। 6 पॉइंट हमारा आएगा सामूहिक बीमा पॉलिसी, जिसको हम ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। एक कंपनी के कर्मचारियों का
सारे ही इकट्ठा जब इंश्योरेंस करवा लिया जाता है तो उसे सामूहिक बीमा बोला जाता है। 7 पॉइंट हमारा है लाभ सहित पॉलिसी विद प्रॉफिट पॉलिसी। इसमें जो बीमित व्यक्ति होता है उसको बीमा की राशि तो मिलती ही मिलती है, इसके अलावा बीमा करता मतलब इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जो लाभ कमाया होता है उसका भी कुछ हिस्सा इसको दिया जाता है। तो लाभों की घोषणा या डिक्लेरेशन जो होती है बीमा कंपनी के द्वारा हर साल की जाती है, और जिसने ये पॉलिसी ली है मतलब जिसने इंश्योरेंस करवाई है प्रति वर्ष बोनस के रूप में उसका कुछ अमाउंट उसके अकाउंट में डाल दिया जाता है। 8वां पॉइंट है लाभ रहित पॉलिसी विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी, जिसमें धारक को लाभों में से कोई हिस्सा नहीं दिया जाता, और ये जो स्कीम होती है इसमें प्रीमियम जो है पॉलिसी की तुलना में यहाँ पर कम होता है, उसे कम पैसा लिया जाता है क्योंकि वहाँ पर लाभ दे रहे हैं तो ज़्यादा पैसा लेते हैं। अगला हमारे जो पॉलिसी है वह बाल बंदोबस्ती पॉलिसी, जिसको हम चिल्ड्रंस एंडोमेंट पॉलिसी बोलते हैं, बच्चों के लिए ली जाती है। ये बच्चों की शिक्षा या विवाह के खर्च को पूरा करने के लिए ली जाती है। बीमा करता है मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो है निश्चित अवधि के बीत जाने पर शिक्षा या विवाह हेतु निश्चित धनराशि का भुगतान करने का वचन देती है। प्रीमियम अनुबंध करने वाले व्यक्ति के द्वारा ही देय होता है, जिसने पॉलिसी करवाई है वही प्रीमियम देगा। यदि पॉलिसी के मैच्योर होने से पहले मतलब जितना टाइम के लिए हमने पॉलिसी करवाई थी उससे पहले ही यदि पॉलिसी लेने वाले इंश्योरेंस करवाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आगे की जो किस्तें बची थी प्रीमियम की वो उसका भुगतान उसको नहीं करना पड़ता। अगला टाइप का जो हमारा इसी में जीवन बीमा में अगले टाइप का जो बीमा है उसको हम बोलते हैं स्वास्थ्य बीमा या हेल्थ इंश्योरेंस। अब स्वास्थ्य बीमा क्या है उसके बारे में देखें। बीमार जब हम हो जाते हैं तो उसके खर्चे से मुक्ति करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी बीमित व्यक्ति को हम कुछ प्रीमियम पे करेंगे और उसके बदले में एक विशेष प्रकार की बीमारी के संबंध में किए गए खर्चों को एक सीमा तक ही वो पूरा करने का वचन दे देती है। इसमें अस्पताल के खर्चे बीमारी के खर्चे बीमा कंपनी जो है चुकाती है। अब ये जो स्वास्थ्य बीमा है इसके कितने प्रकार हो सकते हैं। तो पहला है मेडिक्लेम पॉलिसी, जिसमें किसी विशेष रोग के बारे में इलाज पर किए गए खर्चे अस्पताल पे किए गए खर्चे की वापसी जो है वो कर दी जाती है, रिम्बर्समेंट कर दी जाती है। एक निश्चित सीमा तक इस पॉलिसी को जो है पैसा हमारे को मिल जाता है, ठीक है, पर एक निश्चित सीमा तक ही खर्चा देगी, पूरा खर्चा नहीं देगी। सेकंड पॉइंट है जिसे हम अपंगता बीमा पॉलिसी या फिर डिसेबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। यदि कार्य करते समय हम हैंडीकैप हो जाते हैं, मशीन चला रहे हैं, हाथ पैर कट गया, तो अपंगता की सीमा डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी के आधार पर कि कितना नुकसान हमारे को हुआ, एक निश्चित सीमा तक इंश्योरेंस कंपनी हमारी हानि को पूरा करेगी। थर्ड पॉइंट है हमारा मातृत्व बीमा जिसे मैटरनिटी इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। यदि किसी स्त्री के प्रसव के 2 माह पहले या प्रसव के 2 माह के बाद किसी स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी निश्चित सीमा तक उसकी क्षति को पूरा कर देगी। चौथा पॉइंट है हमारा भयंकर बीमारी की पॉलिसी और ड्रेडफुल डिसीज़ पॉलिसी। इसमें क्या होता है जैसे हार्ट अटैक वगैरह हो गया, किडनी का रोग हो गया, कैंसर हो गया, तो इन रोगों के इलाज पर अस्पताल के जितने भी खर्चे आते हैं उसका भुगतान इंश्योरेंस कंपनी करती है। ये भी एक निश्चित मात्रा तक ही वो खर्चा करती है, इस पर ऊंची दर से जो है प्रीमियम लिया जाता है। अब हम ये अगला जो इसमें लाइन दी गई है वो ये कि जीवन बीमा में सुरक्षा और विनियोग तत्व दोनों विद्यमान होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस इन्वॉल्व्स बोथ प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट एलिमेंट्स। जीवन बीमा के उद्देश्य या ऑब्जेक्ट्स अगर हम देखें तो उसमें आ जाएगा कि इसमें विनियोग तत्व भी है, सुरक्षा तत्व भी है। सुरक्षा तत्व का मतलब ये है कि अगर हमारी मृत्यु हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा हमारे परिवार के सदस्यों को काफ़ी पैसा मिल जाएगा जिससे वो सुरक्षित रहेंगे। और विनियोग तत्व का मतलब है कि हम जो पैसा जोड़ रहे हैं यदि हम उस समय तक जीवित रहते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी से वो पैसा हमारे को मिल जाएगा जो हमने जोड़ा हुआ है। विनियोग करना होता है, इकट्ठा करना है, जोड़ना कहा जाता है। अगले टाइप का जो इंश्योरेंस हम पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में है वो है अग्नि बीमा, जिसको हम फायर इंश्योरेंस बोलते हैं। कि अगर हमारी दुकान में सामान है, हमारी दुकान में सामान में आग लग जाती है, आग से सामान नष्ट हो जाता है, तो जितनी हानि हो जाती है उस हानि को यहाँ पर पूरा किया जाएगा। यहाँ पर क्षतिपूर्ति का अनुबंध होता है, हानि को पूरा करने की बात यहाँ पर की जाती है। हम इससे लाभ नहीं कमा सकते हैं। तो आग से जो हानि हुई वो आकस्मिक होनी चाहिए, अचानक आग लगी और अचानक से सामान हमारा नष्ट हो गया। अब यहाँ पर इसकी एक परिभाषा हम देखेंगे भारतीय अग्नि बीमा अधिनियम 1938 के अनुसार। तो अग्नि बीमा अन्य बीमा के अतिरिक्त बाकी जो बीमा है उसके अलावा एक ऐसा बीमा का अनुबंध मतलब एक एग्रीमेंट है जो कि अग्नि या अन्य ऐसे जोखिमों के विरुद्ध किया जाता है। कैसे जोखिम? अग्नि जैसे जोखिम, रिस्क,
उसके विरुद्ध किया जाता है जिसका कि उल्लेख बीमा अनुबंध में हो, जिसके के बारे में अगर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया है कि आग और ये वाली चीज़ें कवर होंगी तो उन सबका जोखिम यहाँ पर बियर किया जाता है. सो अकॉर्डिंग टू द इंडियन फायर इंश्योरेंस एक्ट 1938, इन एडिशन टू द अदर इंश्योरेंसेस, द फायर इंश्योरेंस इज दैट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विच टेक प्लेस अगेंस्ट द फायर एंड सच अदर रिस्क विच आर मैंशनड इन द फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. अब प्रकृति की बात करते हैं, विशेषताओं की बात करते हैं, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फायर इंश्योरेंस. तो अब प्रकृति की यदि हम बात करें, पहला पॉइंट है लिखित अनुबंध, रिटन कॉन्ट्रैक्ट. जब हम बीमा करवाने जा रहे हैं फायर इंश्योरेंस का, तो बीमा करवाने वाला व्यक्ति और बीमा करने वाली कंपनी दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना ज़रूरी होता है. सेकंड पॉइंट हमारा है दो पक्षकार या टू पार्टीज़. दो व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि जब हम एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो एग्रीमेंट तो तभी होगा जब दो व्यक्ति होंगे, और दोनों व्यक्ति कौन होंगे? इंश्योरेंस करवाने वाला और करने वाला. थर्ड पॉइंट है बीमा की अवधि और पीरियड ऑफ द इंश्योरेंस. कितने टाइम के लिए हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं? तो हम लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस पढ़ा 20, 25, 30, 40 साल तक हो सकता है, पर जब फायर इंश्योरेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम टाइम जो होता है वो होता है 1 ईयर, अधिकतम 1 वर्ष के लिए जहाँ पर जो है बीमा करवाया जाता है. और जो प्रीमियम होती है, जो इसमें दिया जाता है पैसा बीमा करवाने वाले व्यक्ति का बीमा करने वाली कंपनी को, वो भी सारा पैसा इकट्ठा ही भुगतान किया जाता है. एक बारी पैसा सारा प्रीमियम का ले लिया जाता है. ठीक है. अगला पॉइंट हमारा है समर्पण मूल्य या फिर सरेंडर वैल्यू. अब सरेंडर वैल्यू या समर्पण मूल्य का क्या मतलब होता है? किसी टाइम हमारे मन में आ गया कि भाई अभी हमने ये पॉलिसी चालू नहीं करनी, हम ये नहीं लेना चाहते, हम बंद करवाना चाहते हैं, इंश्योरेंस नहीं रखना हमने, तो हम क्या करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं. जीवन बीमा के बारे में जैसे हम सपोज माने हमने मान लो कि 20 साल के लिए इंश्योरेंस करवाया, 10 साल हमारे को, फिर हमने कहा नहीं ये हमने इंश्योरेंस नहीं करवाना, कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं, भाई इसको बंद कर दो, मेरा जो पैसा है वो मुझे दे दो. तो जो बंद करवाने पर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाता है उसको हम सरेंडर वैल्यू बोलते हैं या समर्पण मूल्य बोलते हैं. तो जीवन बीमा में तो इंश्योरेंस कंपनी हमारा जो पैसा जमा था उस पर थोड़ा बहुत ब्याज वगैरह हमारे को दे देगी, पर जो अग्नि बीमा होता है इसमें कंपनी कुछ नहीं लौटाती. एक बारी हमने ही पैसा दे दिया, इंश्योरेंस करवा लिया, उसके बाद में साल भर के लिए यदि हम बोलें कि हम बंद करवाना चाहते हैं तो भी हमें कुछ नहीं मिलता. तो समय से पूर्व यदि हम बीमा पत्र या इंश्योरेंस को रद्द करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो बीमा कंपनी बीमाधारी को कोई पैसा नहीं लौटाती. कहने का मतलब इसमें जो सरेंडर वैल्यू है, समर्पण मूल्य है, वो शून्य, ज़ीरो होता है. पाँचवा पॉइंट है केवल सुरक्षा तत्व यहाँ पर होता है. ओनली प्रोटेक्शन एलिमेंट इज देयर. विनियोग तत्व यहाँ पर नहीं होता है. प्रोटेक्शन एलिमेंट का मतलब, सुरक्षा तत्व का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर हमारा सामान जल जाएगा तो हमारे को सामान सुरक्षित रहेगा, मतलब उसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी दे देगी. पर यदि मान लो कि 1 साल के लिए इंश्योरेंस करवाया और 1 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी हमारे को कुछ नहीं देगी, जो पैसा हमने इंश्योरेंस कंपनी को दिया था वो भी ख़त्म हो जाएगा. अगला है बीमित राशि की वापसी जरूरी नहीं है. रिपेमेंट ऑफ द सम एश्योर्ड नॉट नेसेसरी. यदि बीमा की अवधि में अग्नि से हानि नहीं होती है तो हमारे को जो पैसा हमने पे किया था, ठीक है, वो तो नहीं मिलेगा, और जितने का हमने इंश्योरेंस करवाया था वो भी हमें नहीं मिलता. ठीक है. मान लो कि 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस हमने करवाया था, तो प्रीमियम हमने 10,000 दिया था, तो 10,000 का प्रीमियम तो इंश्योरेंस कंपनी ले लेगी और 1 लाख का जो हमारा था वो भी ख़त्म हो गया. अगला हमारे को बोला गया इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग या यूज़ ऑफ वर्ड इंश्योरेंस. यहाँ पर क्योंकि केवल मात्र क्षति को पूरा किया जाता है, कंपनसेशन ऑफ द लॉस, इसी यहाँ पर इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है. एश्योरेंस का नहीं होता है, क्योंकि एश्योरेंस शब्द का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? केवल मात्र जीवन बीमा में करते हैं. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है. 8वां पॉइंट है ये क्षतिपूर्ति का अनुबंध है. इट्स एन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. बीमाधारी बीमित राशि तक की हुई हानि की क्षतिपूर्ति करवा सकता है, कोई लाभ नहीं ले सकता. जितने रुपए का, वही हमने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल लिया था, हमारी दुकान में 1 लाख रुपए का हमने बीमा करवाया, पर सामान हमने दुकान में 2 लाख रुपए का रखा हुआ है और आग लग गई, 2 लाख रुपए का सामान नष्ट हो गया. तो हम कितनी हानि को पूरा करवा सकते हैं? जितने रुपए का हमने इंश्योरेंस करवाया था 1 लाख का, तो इसका मतलब है क्षतिपूर्ति हम उतनी ही करवा सकते हैं जितना कि हमने जो था बीमा करवाया था. उससे ज़्यादा हानि हो जाती है तो बीमा कंपनी उसके पूरा नहीं करेगी, और लाभ भी हमारे को इसके द्वारा नहीं मिल पाएगा. कोई लाभ हम इसके द्वारा नहीं उठा सकते, केवल हानि को पूरा करवा सकते हैं. अगला दिया गया व्यक्तिगत अनुबंध या पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट. अग्नि बीमा करवाने वाले व्यक्ति
अगर हम अग्नि बीमा करवाने जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी जो है पहले हमारे चरित्र, हमारे कैरेक्टर का पता लगाती है कि भाई ये आदमी है कैसा। यदि वो हमारे चरित्र या कैरेक्टर से संतुष्ट है तब तो वो हमारा इंश्योरेंस करेगी। यदि वो संतुष्ट नहीं है, चरित्रहीन व्यक्ति है कोई, तो उसका बीमा इंश्योरेंस कंपनी नहीं करती है। तो अगर हम अपने अग्नि बीमा को किसी और व्यक्ति को ट्रांसफ़र करना चाहें, जिस सामान का हमने बीमा करवाया था वो हमने किसी को बेच दिया, और हम चाहते हैं कि भाई वही जिसको हमने सामान बेचा वो मालिक बन जाए, मतलब उसका भी इंश्योरेंस साथ में चला जाए, तो ये संभव नहीं होता जब तक कि हम इंश्योरेंस कंपनी से परमिशन नहीं ले लेते। इंश्योरेंस कंपनी हमारे करैक्टर, हमारे चरित्र के बारे में तो जानती है, परंतु दूसरा व्यक्ति जिसको हम सामान दे रहे हैं उसके चरित्र के बारे में इंश्योरेंस कंपनी को नहीं पता। इसी बिना उसकी अनुमति के हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है अग्नि बीमा अनुबंध के मूल तत्व या एसेंशियल्स ऑफ द फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। क्या ज़रूरी चीज़ है? पहला इसमें है बीमा योग्य हित, जो इसमें प्रिंसिपल्स लागू होते हैं वही हम बात कर रहे हैं। इसके बारे में हम डिटेल में वैसे पढ़ चुके हैं पहले लास्ट वीडियो में। बीमा योग्य हित है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। बीमा करवाते समय तथा क्षति के समय, जिस टाइम पर हम इंश्योरेंस करवा रहे थे और जिस टाइम पर हानि हुई, दोनों समय हमारा हित होना आवश्यक है। तो किन व्यक्तियों का बीमा योग्य हित होता है अग्नि बीमा में? पहला है स्वामी का उसकी संपत्ति में, ओनर्स इंटरेस्ट इन हिज ओन प्रॉपर्टी, मालिक जो है उसकी अपनी संपत्ति जो है आग से नष्ट ना हो जाए उसका इंटरेस्ट होता है, ये माना जाता है। बी है एजेंट का मालिक की संपत्ति में, एजेंट्स इंटरेस्ट इन द ओनर्स प्रॉपर्टी। एजेंट कौन होता है? मालिक ने किसी व्यक्ति को सामान दिया, भाई ये जाओ और सामान बेचो आप, ठीक है, और उसके बाद जो पैसे मिलेंगे वो आप दे देना, अपना हिस्सा थोड़ा सा प्रॉफिट का रख लेना। तो वो व्यक्ति हमारा एजेंट है, हमारा सामान लेके वो गया है, अगर वो सामान को गुम कर देता है तो जिम्मेवारी किसकी है? उसी की, क्योंकि हमने तो सामान उसको दिया था, इसलिए उसका भी इंटरेस्ट है कि वो सामान सुरक्षित रहे। सी पॉइंट है साझेदारों का साझेदारी की संपत्ति में, पार्टनर्स इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप फर्म्स प्रॉपर्टी। सभी साझेदार चाहते हैं कि उनके बिजनेस में जितना भी सामान पड़ा हुआ है वो सारा सुरक्षित रहे। अगला है माल गिरवी रखने वाले का माल में, प्लेजर्स इंटरेस्ट इन द गुड्स। अगर कोई सामान हमने गिरवी रखा है, कोई आदमी को हमने उधार दिया, उसका सामान मेरे पास पड़ा हुआ है, तो जब वो पैसा मुझे लौटा देगा तो मैंने उसका सामान लौटाना है, ठीक है। तो सामान तो मैं तभी लौटा पाऊंगा जब तक वो सुरक्षित है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो सामान मेरे पास पड़ा है वो सुरक्षित रहे। निक्षेप ग्रहीता या बेली की संपत्ति में, बेलीज इंटरेस्ट इन द बेलर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। अगला है ट्रस्टी का, ट्रस्टी के माल के रूप में, ट्रस्टी मतलब वो व्यक्ति जिसने कोई सामान रखा हुआ है, पैसा रखा हुआ है, ट्रस्टीज इंटरेस्ट इन द गुड्स ऑन द ट्रस्ट। अगला है बीमा कराने वाले का अपने माल में, जो बीमा करवा रहा है उसका अपने माल में भी इंटरेस्ट होना चाहिए। इंश्योर्ड इंटरेस्ट इन द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी। अगला है बीमा कंपनी का पुनर्बीमा की गई संपत्ति में, अगर हमने दोबारा से बीमा करवाया है, इंटरेस्ट ऑन द इंश्योरेंस कंपनी इज़ इन री इंश्योर्ड प्रॉपर्टी। अगर किसी कंपनी ने दोबारा से किसी कंपनी का री इंश्योरेंस करवाया है, री इंश्योरेंस के बारे में आगे दोबारा से डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसमें भी हमारा इंटरेस्ट होता है कि वो संपत्ति सुरक्षित रहे। अगला जो टॉपिक हमारा है, अगला पॉइंट हमारा है पूर्ण सदविश्वास या अटमोस्ट गुड फेथ। इसके बारे में पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल्स वाला लास्ट वीडियो आप देखें तो। इसमें हमने ये पढ़ा था कि जो बीमा का अनुबंध होता है, समझौता होता है, वो सदविश्वास, एक विश्वास और सच्चाई का अनुबंध होता है। तो दोनों पार्टीज बिल्कुल सच बताएंगी, इसके ऊपर ये आधारित होता है। और थर्ड पॉइंट इसमें है व्यक्तिगत अनुबंध या पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। बीमा कराने वाले व्यक्ति के व्यवहार, चरित्र आदि के ऊपर ये निर्भर करता है। वस्तु के अधिकार पत्र हम बिना बीमा कंपनी की अनुमति के किसी और व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं।